नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से देश की आर्थिक प्रगति हुई है और 5वें स्थान से देश एक बार फिर एक छलांग लगा करके चौथे स्थान पर आया है और 2027 से 29 के बीच दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात चल रही है। ये बात 2024 के आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने कही थी और देश के लोगों से 140 करोड़ के आवाम से उन्होंने वादा भी किया था। आज प्रधानमंत्री गुजरात में थे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि ये देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2.5 से 3 साल के भीतर बनने जा रहा है या उसके पहले ही बन जाएगा। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसको एक जरिया उन्होंने बताया। ये देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वो तमाम बातें उन्होंने कही जिसमें हम दूसरे देशों पर निर्भर न होकर के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर ज्यादा भरोसा करें। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद जी से बातचीत करेंगे कि वास्तव में प्रधानमंत्री का विजन क्या एक सिर्फ जुमला है या सच के बहुत नजदीक है। 140 करोड़ के आवाम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। क्या इसमें सच्चाई है या हम हकीकत से दूर हैं, वो भी उन परिस्थितियों में जब देश पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के साथ संघर्षरत स्थिति में है। ललन प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आप क्या कहना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक भरोसा पूरे देश को दिलाया है? देखिए, प्रधानमंत्री का आज का भाषण बड़ा ओजस्वीपूर्ण था, बहुत प्रेरणादायक था और मेरा ख्याल है कि जितने लोग वहाँ उपस्थित थे सबको इस बात का विश्वास हुआ कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र 2-3 साल के अंदर बन जाएंगे। चौथी अर्थव्यवस्था के लिए तो उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था और समय पर उसको पूरा भी कर दिया और तीसरी अर्थव्यवस्था भी होने की पूरी संभावना है। इसके इतिहास में थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो 1990 में चीन और भारत दोनों लगभग एक ही लेवल पर थे और दुनिया में उस वक्त चीन की रैंकिंग 40 थी और भारत की 45 थी। उसके बाद 1978 से चीन ने बहुत तेजी से विकास शुरू किया जब उन्होंने अपनी इकानमी खोल दी सारी दुनिया के लिए। वैसे तो 60 के दशक से शुरू कर दिया था लेकिन वो 70s के दशक में तेजी के साथ आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे चीन देखिए आज दूसरी बड़ी सबसे बड़ी इकानमी है। जी। भारत उस समय 45वें स्थान पर था और आज वो चीन के पीछे ही है, चौथे स्थान पर है। सिर्फ जर्मनी उसके ऊपर है और 2-3 साल में वो चीन के पीछे फिर आ जाएगा। और भारत ने जबकि बहुत देर से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू किया। भारत का 1991 में हमने नई अर्थव्यवस्था शुरू की, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। तब से लेकर भारत आगे बढ़ता रहा लेकिन जो हमारी गति जिस तेजी से हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए वो हमारा 2014-15 के बाद ही हो पाया था। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने शासन की बागडोर संभाली तो भारत 11वें स्थान पर था दुनिया में, उसकी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और आज वो अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ गई है। तो 11 साल में हमने वो अचीव किया जो हमने 60 साल में पीछे नहीं अचीव किया था। भारत के अर्थव्यवस्था का आकार जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में शासन लिया तो $2 ट्रिलियन था। आज वो 4.1819 के आसपास आ गया है। जी। तो ये दुगना हो गया 11 साल में और उतना करने में पीछे 60 साल लग गए थे। जी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सरकार की। मैं कहूँगा कठिनाइयाँ बहुत आई, बीच में कोविड आ गया, बीच में और जो संकट आ गए और सप्लाई चेन दुनिया की गड़बड़ हो गई, जगह जगह लड़ाइयाँ होती रही, सब कुछ होता रहा और भारत के ऊपर आक्रमणकारी आतंकवादी हमले होते रहे। सबके बावजूद अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही और जो हमारा विजन उन्होंने निश्चित किया है कि 2047 तक हम एक विकसित देश
पूरे तौर से हो जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा सपना भी नहीं है, सच्चाई होने की उम्मीद है। हालांकि अभी बहुत सी परेशानियां हैं, हम बहुत पीछे भी हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम में हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं यही सवाल और करने जा रहा था। मैं इस जी पर एक जानकारी दे रहा था सर, उस वीडियो के माध्यम से तो लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आए, जिसपे जी जी लोग ये कहते हैं कि क्या ऐसी बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में तो हम बहुत पीछे हैं। तो हम भारत की एंटायर इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम में ये जो गैपिंग है, इससे देश का कहाँ विकास हो रहा है? इसी पर आप बोल रहे थे सर, इसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए हाँ, जरा। देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा जी कि भारत वर्षों से गरीबी से जूझ रहा था, जी जी। और गरीबी से जूझते जो 38% था यूपीए के जमाने में लगभग, वो धीरे धीरे 8% पर आ गया। हम्म इतनी बड़ी जो विश्व बैंक ने और यूनाइटेड नेशंस ने भारत की तारीफ की। हम्म। भारत की समस्या और देशों की समस्या से थोड़ी डिफरेंट है। जी जी। हमारे पास देखिए, अमेरिका के पास 34 करोड़ आबादी है अमेरिका की, और 3 गुना जमीन हमसे है। हम्म चीन के पास भी लगभग हमसे 3 गुना जमीन है। हम्म हालांकि चीन की हमारी आबादी बराबर बराबर की है। हम्म तो इतनी बड़ी आबादी को साथ में इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य हम्म और हर चीज की व्यवस्था, और उसके बाद हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। हम्म बॉर्डर पर पाकिस्तान से हमेशा स्ट्रगल होता रहा है। चीन भी एक तरफ हमारी दुश्मनी करता रहा बॉर्डर पर, बार बार हमला किया है चीन ने, और हमारी बहुत बड़ी जमीन उन्होंने पहले ही हड़प कर रखी है नेहरू जी के टाइम से। तो ये जो समस्याएं, सुरक्षा पर हमारा, रक्षा पर हमारा बजट, काफी पैसे हमें खर्च करना पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण करना पड़ता है। जमीन हमारे पास कम है। जो प्राकृतिक साधन है वो अमेरिका और चीन और इन देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इसके बावजूद हम आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो ये एक मामूली अचीवमेंट नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि टाइम गैप देखिए कि 60 साल में जो नहीं कर पाए हम, वो 10 साल में हमने कर दिया। बिल्कुल सही। तो जी पर कैपिटा इनकम और जो हमारा ग्रोथ है, इसमें जी साम में कैसे बैठाया जाए कि पर कैपिटा इनकम भी हमारा बढ़े? क्योंकि लेफ्ट लिबरल गैंग और उससे जुड़े हुए लोग, और ये लोकतंत्र है, वो ये सवाल कर रहे हैं सर। क्योंकि आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इस पर हमें जी समझाने की कोशिश कीजिए कि पर कैपिटा इनकम को लेकर के मोदी सरकार क्या बड़े इनिशिएटिव्स ले सकती है? देखिए, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव पहले ही उन्होंने ले लिया वो मेड इन इंडिया था, कि हम हर चीज को भारत में, हर चीज का उत्पादन करें और आयात के ऊपर हम कम से कम निर्भर हों। अब रक्षा उत्पादन को ले लीजिए। जी जी जी। पिछले साल हमारा रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर चला गया, एक रिकॉर्ड उत्पादन है। आज स्थिति है कि दुनिया के लगभग 90 देशों में हम रक्षा उपकरण बेच रहे हैं, और ये हजारों करोड़ रुपए का हमको इनकम रक्षा से निर्यात से हो रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है। एक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्ड आयातक समझा जाता था, आज इस स्थिति में है। हम आयात फिर भी कर रहे हैं, लेकिन हम निर्यात भी बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हमारा निर्यात अब सिर्फ ट्रेडिशनल आइटम पर नहीं रह गया, जो चाय, कॉफी और ऑर्नामेंट्स, और इसका अब हमारा निर्यात बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजों पर भी है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम दुनिया में बेच रहे हैं। अब आपने देखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चर में भारत नंबर 1 पर आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, और सारी दुनिया में हम मोबाइल बेच रहे हैं। जी। चिप्स की फैक्ट्री भी हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम पीछे थे। अब 2 साल की बात है, हम वो भी मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन में इंडिया सबसे आगे, बहुत आगे हो गया। कुछ थोड़े से एडवांस देशों को छोड़कर जितना डिजिटलाइजेशन भारत में हुआ है, उतना दुनिया के बहुत कम देशों में हुआ है। और एआई जो अब आ गया, उसके ऊपर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। और आप देखिए कि एआई में भारत के कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ जो सारी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में हमने काफी एडवांसमेंट किया है। प्रोडक्शन में हम बहुत आगे अब निकल चुके हैं। मिल्क प्रोडक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में चीन के बाद हमारा नंबर ही है। और जो औद्योगिक पदार्थों में बहुत सी ऐसी चीजें, ऑटोमोबाइल में भी हम बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे बनाए हुए ऑटोमोबाइल पार्ट्स अब सारी दुनिया में जाते हैं।
और ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स में भी, मेटल्स के प्रोडक्शन में भी हम काफी तरक्की हमने की है, स्टील में और बिल्कुल एल्युमिनियम में। ये और एल्युमिनियम के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं इस समय। बिल्कुल हमारी सर एल्युमिनियम कंपनी आपको पता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में लगी हुई है, बिरला ग्रुप की कंपनियां और ग्रुप की कंपनियां। तो इस तरह से हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और वो डाइवर्सिफिकेशन इस हद तक हुआ है कि हम एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री दुनिया में बनने जा रहे हैं, जो पहले हम ये नहीं सब थे। कुछ सही है, लेकिन जी समस्या इस देश की दो है और ये जी सवाल उठाते हैं, और इसी सवाल का जवाब अगर मिला तो नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति को न सिर्फ वो एक दिशा देने वाले कहे जाएंगे, बल्कि वो एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित कर देंगे जिस पर शायद ही कोई पहुंच पाए। दो बात, इस देश जी में अभी भी बेरोजगारी एक समस्या है और यूथ का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी आबादी वाले ऐसे देश हैं जिसमें यूथ जो है वो सर्वाधिक संख्या में है। चीन को इसीलिए हम पछाड़ सकते हैं अगर एक 10 साल का हमारा कोई एक रोड मैप है जिसको कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं 2047 के संदर्भ में अगर देखा जाए, मिशन 2047 अगर हम कहें, जिसमें विकसित राष्ट्र बनाने की बात है। सवाल यह है कि बेरोजगारी और हर व्यक्ति को मिले काम, ये एक बड़ा आधार हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम हमारी ग्रोथ ले लेगी या हम उस मार्ग पर पहुंचेंगे। सो देयर इज सम लैक, हम उसको कैसे भर सकते देखिए, हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी कि हम ये गैप कैसे पूरा कर सकते हैं। जी इस गैप का निदान जो सबसे बड़ा यही है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएं हर चीज में, तभी हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। जब हमारे कल कारखानों में प्रोडक्शन अच्छा होगा, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, तभी हम दौलत पैदा कर सकेंगे। गरीबी को बांटने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी इनकम न बढ़े, हमारा जीडीपी न बढ़े, तो आप वो उसी पैसे को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे अब मैं एग्जांपल अपने बच्चों को देता रहा हूँ क्लासेस में, जी एक केक का साइज इतना बड़ा है और दूसरे केक का साइज इतना बड़ा है, तो इतने बड़े केक में अगर 10 आदमी खाने वाले हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। अगर इतना बड़ा केक है तो 10 आदमियों में काफी लोगों को काफी मात्रा में मिल जाएगा। लाख आदमी है, 100,000 आदमी है, 1 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, 140 करोड़ आदमी के लिए आमदनी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है। वो जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक खाली डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। देखिए, कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ? जी कम्युनिज्म का जो मोटिव था कि सबको बराबर, सबको बराबर, सबको बराबर आप करने के लिए पहले आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी आप इतनी बढ़ाइए। तो जो लोग सॉरी टू से जो हमारे यहाँ जो लेफ्टिस्ट और इस तरह के बिल्कुल ग्रुप हैं जो बार बार गवर्नमेंट को इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, बेनिफिट कहाँ गया। देखिए, बेनिफिट जा तो रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिल रहा है, ये कोई मामूली बेनिफिट है? दुनिया के इतिहास में आप बताइए आज तक कोई ऐसा देश है जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया है, सर, और वो भी कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन सर, तो ये यहाँ पर एक इस तरह सवाल से है। हम उस गैप को पूरा कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर ये सवाल है। लोग एक जिसको कहते हैं ना ताने मारना, या आप ये कह सकते हैं कि एक सवाल उठाना, सवाल उठाने के लिए उठाना। वो कहते हैं कि अगर हम 2047 का मिशन चल रहे हैं तो अभी हमको 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए सरकार की तरफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। हम कहाँ अमेरिका और चीन की बराबरी कर पाएंगे? देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूरी है इस देश में, इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी है और ओवरनाइट हम एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। ओवरनाइट हम कोई जादू की छड़ी नहीं जो नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में बन जाए तो आप कहें कि जितनी हम पर कैपिटा इनकम अमेरिका में लोगों की है या चीन में है या जर्मनी में, उतनी ओवरनाइट हो जाएगी। तो इसका लेकिन ये मतलब कोई मामूली अचीव नहीं है कि टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी जो है, जीडीपी जो हमारी है, जी वो बड़े बड़े देशों के बराबर आ रही है। बिल्कुल हम चौथे नंबर पर आ गए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे अचीवमेंट हमारी एक देश के स्तर पर है। जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम आपको बढ़ाना इकोनॉमिक्स का मूल सिद्धांत यही है जी कि आप जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। तो एक साइकिल इसकी चलती है, प्रोडक्शन और इनकम और बिल्कुल। एक्सपेंडिचर सबका, लोगों के खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी
अब देखिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। भारत का मिडिल क्लास इस समय उसका साइज इतना बड़ा है जितना पूरे यूरोप का है जी और इसकी वजह से दुनिया की सारी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, जी आ रही हैं, बहुत सारी आ गई हैं और जो नहीं आई है वो भी लालाई से आने के लिए कि भारत में मैन्युफैक्चर करें, भारत में प्रोडक्शन करें, भारत में बेचें, क्योंकि भारत जैसा बड़ा व्यापार दुनिया में कहीं है ही नहीं, इतना बड़ा बाजार कहीं नहीं है दुनिया में अब चीन को छोड़ के। और चीन की इकानमी तो कंट्रोल्ड इकानमी है, एक पार्टी का शासन है पिछले 50 साल से। भारत तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो चली भी जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी चेंजेस होते रहते हैं और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे चाइना ऐसे कंट्री भी जो रही तो उन्होंने तो एकदम से निश्चय किया ये करना तो कर ही लेंगे, लोग अगर नहीं मानेंगे तो हथौड़ा मार के उनसे कराएंगे। आप यहाँ करा सकते हैं क्या? आपके सिस्टम में तो कुछ लिमिटेशंस है ना डेमोक्रेसी में, उस लिमिटेशन के बावजूद अगर हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं आज कि हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये साधारण अचीवमेंट नहीं है। प्रोफेसर सर फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के ये सवाल है इसलिए उसका जवाब, चूंकि आप एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, अगर इस देश के अर्थव्यवस्था का जो दायरा है या पैनोरमा कह लीजिए या उसका फैलाव है बढ़ेगा, तो अपने आप जनसंख्या जो है वो जनरेट होगी, वो टारगेट करेगी जो जनरेशन एम्प्लॉयमेंट का होगा, क्योंकि वहां पर वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और जब जनसंख्या उधर इन्वॉल्व होगी, रोजगार का क्रिएशन होगा, तो अपने आप जो है वो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए जीडीपी कैसे बढ़ता, अब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आज से 10-20 साल पहले कितनी सड़कों की लंबाई थी पूरे देश में और क्या किस क्वालिटी की सड़कें थी, आज उसका 4 गुना हो गया और उनकी क्वालिटी देखिए। पूरा भारत देश आज क्लास 1 रोड सिस्टम से बन गया। जैसे यूरोप में अमेरिका में सड़कें हैं वैसे आज यहाँ पर भी हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल कर लीजिए, आप बॉम्बे से आसाम तक ट्रैवल कर लीजिए, इतनी अच्छी सड़कें आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 साल के अंदर हुआ। अच्छा, जब सड़कों का विकास होता है तो समग्र विकास होता है। लाखों गांव हमारे सड़कों से अब जुड़ गए हैं और हमारी जो गांव की प्रोडक्ट्स है वो सड़कों पर जो शहरों में इमीडिएट पहुंचती हैं, बहुत थोड़े समय में पहुंचती हैं। उनकी मार्केटिंग, उससे जो इनकम होती है हमारे फार्मर्स को पहले से बहुत अधिक हो गई है। पहले बैलगाड़ी पर रख के सामान लेके मिलों जाते थे, आज तो हर गांव तक बस पहुंच जाती है, ट्रक पहुंच जाती है और सारे साधन पहुंच जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इकोनॉमी को एक्सपेंड करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जैसे ऊर्जा क्षेत्र है। अब देखिए बिजली का क्या हाल था, अभी 10-15 साल पहले ही हालत ये होती थी, इसी नोएडा शहर में दिन में 2 घंटे 3 घंटे खाली बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली है। पूरे देश में आज यह रहा था कि ऊर्जा के मामले में लगभग सारे मुल्क में आज तो कोई ऐसी जगह नहीं रह गई जहां पर दिन में सारे 2-4 घंटे ही खाली बिजली आती हो। सब मतलब जगह आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक्सपेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ हम ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं राष्ट्र के स्तर पर जिससे रोजगार का निर्माण होगा, लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी के एक्सपेंशन से ही ये सब कुछ संभव होगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। देखिए अब सड़कों के निर्माण में कितनी बड़ी पॉपुलेशन लगी हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो भी बना रहे हैं इस समय, ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, हाउसिंग में देखिए इतने लोग इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो कमर्शियल हाउसिंग है, फ्लैट्स हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तभी तो इतनी बड़ी आबादी खप रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होता, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और नई फैक्ट्रियां नहीं होती और नए उद्योग नहीं खोले जाते, तो आज देश की क्या हालत होती। जो लोग ये मानसिकता लेके चल रहे थे कि पहले 2 रोटी का इंतजाम करिए, इसके बाद आगे की बात कीजिए, रोटी का इंतजाम तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया है। कौन भूखा मर रहा है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। तो आप किस बात के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है क्रिटिसाइज करना विरोध का हक है, लेकिन क्रिटिसाइज आप उस चीज को लेकर करिए जहां वाकई हमने गलती, जहां गवर्नमेंट ने गलती की हुई है या गवर्नमेंट सही रास्ते पर नहीं है। अभी ढेर सारे सवाल हैं सर, ढेर सारे सवाल हैं।
ये निश्चित जी रूप से लोकतंत्र है, इसमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, लेकिन जी वो रैशनल होना चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा है, क्योंकि सवाल ढेर सारे हैं और आपसे 2-3 कड़ियों में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आज जी प्रधानमंत्री ने ये कहा गणेश जी का उदाहरण देकर के, अब तो गणेश जी, इधर कुछ वर्षों में गणेश जी भी हम बाहर से मंगाए, और गणेश जी की छोटी आंखें, और वो एक तंज था, छोटी आंखें देख कर भी आप लोग अब समझ जाइए कि चौथी इकोनॉमी से तीसरे पे जाना है, क्योंकि ये हमने भरोसा दिलाया है और बिना जो मैं भरोसा दिलाता हूं वो पूरा करता हूं। तो आयात निर्यात का, और खास करके चाइना जो डंपिंग पॉलिसी पर चलता है, उस पर एक बड़ी करारी चोट कर दी है। आगे सरकार के स्तर पर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के स्तर पर, या सरकार क्या इनिशिएटिव ले सकती है? देखिए, ये तो जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। थोड़े ही सालों पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी, क्या दिवाली की लड़ियां और होली के पिचकारी होली के और रंग। दुनिया भर की ऐसी फालतू की चीजें जो देश में बड़े आराम से मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं, ऐसी ऐसी चीजें चीन से आती थी, जहाज भर भर के आते थे, और जो बेचारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर थे उनको अपना कारखाना बंद करना पड़ा। जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, छोटे छोटे कारखाने थे, बंद हो गए, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। तो पिछली सरकारों ने कुछ ऐसा काम किया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जगह एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट और कम कर दिए। अब आपको पता होगा कि बहुत से लाइसेंसेस चीन को दे दिए गए थे मैन्युफैक्चरिंग के, और ऐसी ऐसी चीजों के लाइसेंसेस दे दिए गए थे यूपीए सरकार में, जो बड़े आराम से हिंदुस्तान में और कम खर्चे में बनती थी, और लाखों करोड़ों लोग उसमें लगे हुए थे, वो बेचारे सब अनएम्प्लॉयड हो गए। तो आप जब ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, उसी का जवाब मोदी ने दिया मेड इन इंडिया बनाकर, कि हम चीजों को भारत में बनाएंगे। पहली प्रायोरिटी होगी कि हम जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो भारत में करेंगे जी। और यहाँ अब शुरुआत तो वहां से हुई, और अब बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीजें भी मेड इन इंडिया के अंदर बनने लगी। नहीं, अब आप देख लीजिए, जो इतने रक्षा उपकरण जो 190 देशों को हम बेच रहे हैं, और जिनकी क्वालिटी, अब ब्रह्मोस के लिए लाइन लग गई है, तेजस के लिए लाइन लग गई है, आकाश मिसाइल के लिए लाइन लग गई है, हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा एम्फेसिस है, और जो एजुकेशन पर, कौशल विकास पर जो एम्फेसिस है, ये सब मिलाकर एम्प्लॉयमेंट के रास्ते तो ऐसे ही खुलेंगे, वैसे ही खुल भी रहे हैं। और ऐसा बाकी है कि ऐसा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जी, ऐसा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आने वाले 5 वर्षों में हम बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होगी। जो अक्सर लोगों के जुबान पर बात आती है कि देश की इकोनॉमी बहुत बढ़ने से क्या होगा अगर पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नहीं होती। बहुत सारे सवाल आए थे, इसलिए प्रोफेसर सर हमने आपसे इस मुद्दे पर बात की। हम देश के तमाम आर्थिक मुद्दों और पहलुओं पर समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, और हर तक भारत के दर्शकों को हमने बताने की कोशिश की कि इस देश की इकोनॉमी अगर तीसरे स्तर पर भी पहुंचेगी, तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के लिए ये सरकार जो इनिशिएटिव, जो साहसिक फैसले ले रही है, तमाम हमारे सामने मुश्किलों के बावजूद उसका आने वाले 5 सालों में बड़ा असर पड़ेगा, और मिशन 2047 के जिस लक्ष्य को प्रधानमंत्री ने साधने की कोशिश की है, 140 करोड़ आवाम के भरोसे हम उसे प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हार्ट टॉक भारत पर हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, और देश के लोगों की जो समस्याएं इस मंच से उठाई जाएंगी, हम आपसे उसका उत्तर जानते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको हमारा ये पूरा कार्यक्रम अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।